आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में। ठीक है, हम इसमें एसिड बेस और साल्ट के सारे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और इस चैप्टर को कम्प्लीटली इस चैप्टर को इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड क्या होता है। एसिड्स दीज आर सोर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन, ये H+ है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। तो ये एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक है, एसिड जो होते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड कोरोड मेटल्स, एसिड जो होते हैं वो कोरोड कर देते हैं मेटल्स को। ठीक है, यानी ख़राब कर देते हैं इसे। अब एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एसिड्स के एग्जांपल्स में हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से हम वीक एसिड्स भी देख लेते हैं। वीक एसिड्स कौन से हैं? एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ये हमारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। तो ये हम एक नेचुरल एसिड भी देख लेते हैं। नेचुरल एसिड जो होता है हमारा, ये जो लेमन है, ये जो लेमन है इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें जो एसिड पाया जाता है वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है इस लेमन में, है ना, ये नेचुरल एसिड होता है। अभी हमने देखा ये फिल्टर वो है ब्लू लिटमस है, लिटमस पेपर ब्लू था और एसिड के कांटेक्ट में आके कैसा हो गया? रेड हो गया। तो एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एसिड के बारे में देखा। समझ में आया आपको एसिड्स क्या हैं? तो एसिड दो तरह के हैं, कॉन्सनट्रेटिक एसिड और एक होता है डाइल्यूट। कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, जिसमें एसिड। और डाइल्यूट क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें एसिड तो कम होता है, एसिड कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है, तो ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है, अगर इसमें हम वाटर मिक्स कर दें तो ये कैसा बन जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं। ठीक है, बेसिस जो होते हैं दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, एसिड का जस्ट उल्टा होता है ये, उसमें ब्लू टू रेड था, यहाँ रेड टू ब्लू हो जाता है ना। और नेक्स्ट है दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये OH आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कौन? बेसिस जो होते हैं। ठीक है, और बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है बेसिस जो होते हैं वो सोपी इन टच, बिल्कुल सोप जैसे होते हैं, टच करने पे सोप जैसे होते हैं, है ना। तो बेसिस सोपी होते हैं। जैसे ये आपको एक बना भी है, आपके सामने एक सोप बना है, इस पे हमने लिटमस लगाया तो ये लिटमस क्या हो गया? रेड से ब्लू हो गया। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसका एक वीक बेस देख लेते हैं। वीक बेस क्या है? NH4OH। NH4OH क्या है? वीक बेस है। क्लियर है? तो ये हमारे बेसिस के एग्जांपल्स हुए, है ना। तो बेसिस में आप क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए। ये सोप है, ये NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सोप में जो मोस्टली होता है वो NaOH ही मिला होता है सोप के अंदर, है ना। तो ये सोप NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कांटेक्ट में आते ही ब्लू हो जाते हैं। अब देखते हैं हम एल्काइली। एल्काइली क्या है? दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्काइली का मतलब ऐसे बेसेस हो गए जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं।
ठीक है। जैसे ये NaOH है, अभी मैंने बताया साबुन पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है ना। तो और साबुन में क्या है, NaOH है। ये बेस इस बेस से बनता है सोप, तो है ना, और ये वाटर में सॉल्यूबल है, तो ये एक तरह का एल्काइली है। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स देखिए, अगर हमें किसी सॉल्यूशन को पता करना है कि ये एसिड है या बेस, तो उसे हम टेस्ट करके पता नहीं करेंगे, ठीक है। लैब में हम कभी भी किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजर हो सकती है काफ़ी, है ना, हार्मफुल हो सकते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें पता करना हो कि ये बेस है या एसिड है, तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर उसमें डालते हैं जिससे हमें पता चलता है ये एसिड है या बेस है, ठीक है, ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसका पता करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है ना, कभी टेस्ट नहीं किया जाता है। तो इंडिकेटर्स क्या हुए, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चेंज कर देते हैं कलर या स्मेल डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस में, है ना। किसी सब्सटेंस का डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस में चेंज होने पर उसका या तो कलर चेंज कर देंगे या उसकी स्मेल को चेंज कर देंगे, है ना। इसी से हमें पता चल जाएगा ये एसिड है या बेस है। क्लियर है। तो इंडिकेटर समझ में आया। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर्स देखते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स 3 होते हैं। इसमें पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाते हैं या प्लांट में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये लिटमस है। लिटमस एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, और ये एसिड को, ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है, रेड में बदल देता है, ठीक है। और बेस क्या करता है, लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। तो हमें इससे पता चल जाता है। ये टर्मरिक है सेकंड। टर्मरिक यानी होता है हल्दी। हल्दी को हम कहते हैं टर्मरिक, ठीक है। तो ये एसिड के साथ जब रिएक्शन करती है तो ये येलो ही रहती है, येलो हो जाती है। और जब इसमें बेस मिला दिया जाएगा तो इसका कलर रेड हो जाता है। क्लियर है। सेकंड देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी लैब में बनाए जाते हैं सिंथेटिक्स इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइलिन ऑरेंज। तो ये मिथाइलिन ऑरेंज क्या करता है, देखो एसिडिक होगा तो वो रेड कर देगा, और अगर वो बेस में होगा मिथाइल ऑरेंज तो वो बेस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा उसका नेचर। तो ये सिंथेटिक। नेक्स्ट है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन एसिड के अंदर उसको कलरलेस रखती है, उसका कोई कलर नहीं बनता है ना, कलरलेस बनता है। और फिनोप्थेलिन जब बेस में मिलती है तो उसको ये पिंक कलर कर देती है, डार्क पिंक कह सकते हैं इसको, ठीक है, या पर्पल कह सकते हैं। तो पिंक या पर्पल कलर उसका बना देता है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट कलर इन एसिड्स एंड बेसेस, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट ऑर्डर और इन एसिड एंड बेस में अलग अलग तरह की सुगंध पैदा करते हैं। जैसे वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस क्या करता है, जो वनीला एसेंस होता है जो आप आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, अपन कई जने आइसक्रीम में यूज़ करते हैं वनीला एसेंस का, तो ये एसिड के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। एसिड में ये इंक्रीज हो जाता है और बेस के अंदर ये नहीं होता है, ठीक है, इसमें ऑर्डर नहीं होता है इसका। और क्लोव ऑयल यानी होता है लौंग का तेल। तो लौंग का तेल एसिड होगा तो वो उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसकी ऑर्डर को, उसकी खुशबू को बढ़ा देता है, जबकि बेसेस में इसको घटा देता है, ठीक है, डिक्रीज़ कर देता है। तो ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी हमने तीनों टाइप के इंडिकेटर्स देखे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। एसिड और बेसेस की
केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं हम। तो पहली है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, जब मेटल की रिएक्शन होती है एसिड से तो क्या होगा, और जब मेटल की रिएक्शन बेस से होगी तो क्या होगा। तो इससे हम देखते हैं, जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एसिड मेटल से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। हमने एसिड ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल ले लिया हमने जिंक। जब इस जिंक को HCl में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये जो जिंक था, ये जिंक जैसे मेटल था, मेटल को हमने जैसे एसिड में डुबोया तो ये जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और ZnSl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि Zn ने H को क्या करा है, रिप्लेस। ZnCl2 यहाँ साल्ट है और हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मेटल की बेस से रिएक्शन। जब बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तो ये भी साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम बेस में लेते हैं NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल लेते हैं हम जिंक का ही मेटल लेते हैं। अब जिंक को हमने NaOH में मिला दिया, जैसे मिलाया तो ये हमारे पास बना Na2ZnO2, Na2ZnO2 बना। तो ये Na2ZnO2 क्या है, साल्ट है, और इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। ये एक तरह का साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो एसिड हो या बेस हो, जब भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, एसिड भी और बेस भी। क्लियर है, समझ में आया आपको, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेस। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। उससे पहले हम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम चेक करते हैं एक्टिविटी से कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैसे होती है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बस्ट विथ पॉप साउंड। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसका हमें पता करना है। तो उसको क्या करते हैं हम, उसके लिए हम सबसे पहले ये जो इक्विपमेंट लगे इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, है ना। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे, और एसिड के अंदर हमने मेटल डाल दिया है। ठीक है, ये हमने मेटल इसमें डाल दिया है, और जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस, इस पाइप के थ्रू हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस इस सॉल्यूशन में आने के बाद बबल्स की फॉर्म में ऊपर निकलेगी। ठीक है, जब ये ऊपर निकलती है बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस, तो हम इसके पास बर्निंग कैंडल ले जाते हैं। जैसे बर्निंग कैंडल ले जाते हैं, ये पॉप का साउंड करती है और बस्ट यानी ये ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, और हमें हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस का पता चल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं अब रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड एंड बेसिस। अब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखेंगे एसिड्स और बेस के साथ में। तो पहले एसिड के साथ देखते हैं। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाएगा तो ये साल्ट बनेगा, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी और H2O बनेगा। ठीक है, H2 होता है वाटर, तो ये बनेगा इसमें। ठीक है, जब भी एसिड की मेटल या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होगी। तो हमने मेटल लिया HCl और मेटल कार्बोनेट लिया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई HCl से, तो हमारे पास बना NaCl। NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, और साथ में CO2 और H2O भी इसमें बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। एसिड हमने लिया HCl ही लिया, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसकी रिएक्शन हुई तो ये NaCl बना। NaCl एक साल्ट है और साथ में CO2 और H2O वाटर बना। ठीक है, तो ये थी एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब हम बेसिस के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो बेस जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
बेस जो होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। क्लियर है। अब ये जो ये CO2 गैस निकल रही है, अब हम इसे एक्टिविटी से देखते हैं कि ये जो CO2 गैस का हमें कैसे इसकी प्रेजेंस का पता चलता है। तो अब टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं हम, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। अब इस CO2 को हम लाइम वाटर में से पास कराते हैं। लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं हम लाइम वाटर, ठीक है। इसमें से जब CO2 पास कराई जाती है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है और H2O बनता है CaCO3, है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब CO2 पास कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है ना। और ये जो CaCO3 ये कैसा दिखने लग जाता है, मिल्की वाइट दिखने लग जाता है। लाइम वाटर कलरलेस होता है जबकि CaCO3 मिल्की वाइट इसका कलर आने लग जाता है, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को वापस से इसमें CO2 पास कराई जाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसमें CO2 पास कराई गई और H2O लिया गया। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 और H2 पास कराए जाते हैं तो ये CaHCO3 का CaHCO का होल थ्राइस बन जाता है। इसका जो कलर होता है ये वापस से ये कलरलेस हो जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की था, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने के बाद कलरलेस हो जाता है। जैसे लाइम वाटर कलरलेस था, ये कैसा बन गया, मिल्की वाइट, और मिल्की वाइट में दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो ये कलरलेस हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ ईच अदर। अब अगर हम एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं। अब हम एसिड प्लस बेस, हमने एसिड और बेस को रिएक्शन कराई तो इससे हमें बना साल्ट, ठीक है, और H2O, है ना। तो हमें एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और H2O मिलता है। एसिड में हमने HCl लिया, बेस की जगह हमने NaOH लिया, इनकी रिएक्शन कराई तो इनकी रिएक्शन के बाद हमें ये क्या बना, NaCl, और H2O अलग हो गया इसमें से, तो प्लस H2O, है ना। तो एसिड बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आया। और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस हमेशा साल्ट और वाटर बनाएंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे देख लेते हैं एक बार। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन की जाएगी, है ना, तो वाटर और सॉल्ट मिलेगा हमें, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या मिला हमें, साल्ट और वाटर, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, H+ आयन और OH- आयन्स इसमें बनते हैं। क्लियर है। तो H+ आयन और OH आयन्स मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है, H2O बनाएंगे। जब भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर। अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है उसकी रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा, हम वो देखेंगे। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो है, ये हम कुछ मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे हमने लिया CaO और MgO, ये मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड है, ये इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसके बाद जो लिखा है MgO, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया आपका। तो जब एसिड की रिएक्शन हम मेटेलिक ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें हमें ये देखना है। तो हमने एसिड लिया प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन हुई तो इससे हमें बना साल्ट और H2O, ठीक है, इससे भी हमें साल्ट और H2O ही मिलता है। तो हम एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कैसे हो रही है। तो हमने एसिड की जगह हमने एक एसिड लिया HCl, और मेटेलिक ऑक्साइड हम ऊपर से लिख लेते हैं, ये हम मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो
तो जब हम HCl की रिएक्शन CaO से कराएंगे तो हमें CaCl2 मिलेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ये कैल्शियम है ये क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है और H2O हमारा बना। तो एसिड, अब ये देखो बैलेंस नहीं है, Ca तो बैलेंस है, O भी बैलेंस है, बट यहाँ H एक है और प्रोडक्ट साइड में 2 हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरीन भी एक है, तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए 2 से इनटू कर दिया। अब 2 ही क्लोरीन हो गए, अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करके देखते हैं बेस से। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा इसमें मतलब मेटल नहीं होगा, उसको हम कहेंगे नॉन मेटेलिक, है ना। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसकी रिएक्शन बेस से करेंगे तो क्या बनेगा, तो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन से भी हमें साल्ट और H2O बनता है। ठीक है, इसके रिएक्शन से भी साल्ट और H2O बनता है। तो अब हम बेस में ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटेलिक में लिया हमने CO2। ये देखो C क्या है, नॉन मेटल है, और O2 ऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड है जो कि नॉन मेटेलिक है। तो इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की, CO2 के साथ रिएक्शन की, तो हमें क्या मिला, CaCO3। ठीक है, CaCO3 मिला, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये एक साल्ट ही होता है, और प्लस H2O मिला हमें। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेस हैव इन कॉमन। जो भी एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं, उनमें सब में क्या कॉमन होता है, एसिड्स में क्या कॉमन होता है, और बेसिस में भी हमें क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं जो सभी एसिड और सभी बेसिस में होंगी। तो एसिड्स में होता है ऑल एसिड्स हैव H+ आयन, सभी जो एसिड्स होंगे उसमें H+ आयन, हाइड्रोजन आयन होंगे, है ना, H+ आयन्स होंगे। और दूसरी बात, इसमें जो भी एसिड होगा उसमें H+ आयन होगा। क्लियर है। अब सेकंड है, ये जो H+ आयन होते हैं, दीज H+ आयन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। ये H+ आयन ही एसिडिक प्रॉपर्टी को रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, H+ आयन एसिड्स के अंदर। क्लियर है। तो अब बेस में देखते हैं, जो जितने बेस होते हैं उसमें OH आयन्स होते हैं, है ना, OH हाइड्रोक्सिल्स आयन होते हैं। ऑल बेस हैव OH आयन्स, सभी बेस जो होंगे उसमें हाइड्रोक्सिल आयन्स होंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये जरूर हो सकता है पर होंगे ज़रूर। और एंड दीज OH आयन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, ये हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, ये बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेस के बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बेसिक नेचर के लिए हाइड्रोक्सिल आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसिड एंड बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस की वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम एसिड्स में बात करते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन होता है, जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होता ही है। हाइड्रोजन आयन जब H2O से रिएक्शन करता है तो H3O+ बनाता है, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा जब भी एसिड वाटर से रिएक्शन करेगा। H+ आयन की जगह हम एसिड ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। HCl एक एसिड है, इसमें भी H आयन होगा ही सही। इसकी H2O से रिएक्शन की, H2O से रिएक्शन करने के बाद ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना और प्लस क्लोरीन आयन बन गया। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन हमें मिले। क्लियर है। तो H आयन जो होता है कैन नॉट बी एग्जिस्ट एलोन, ये अकेला नहीं होता है कभी भी, H आयन कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये हमेशा हाइड्रोनियम आयन के रूप में आएगा। ठीक है, तो दे एग्जिस्ट एज H3O+ हाइड्रोनियम आयन, है ना। H+ आयन अकेला नहीं रहता है, किस फॉर्म में रहता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। क्लियर है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होगा हमेशा। अब हम देखते हैं बेसेस की वाटर सॉल्यूशन में रिएक्शन। तो बेसेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH आयन्स, जब बेस को डिजोल्व किया जाएगा वाटर में तो ये OH आयन देंगे। ठीक है, OH आयन देंगे। तो हमने बेस लिया NaOH बेस लिया, इसे हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। तो जैसे ही हमने NaOH को वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये Na+ आयन
प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये आपकी डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन भी हो गई कि है ना, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, है ना। इंडिकेटर्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो में पहले आपको मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, है ना। तो कई तरह के इंडिकेटर्स देखे थे, इनका जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है और ये डिफरेंट के लिए डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, ये इंडिकेटर, इसे हम pH, P का मतलब होता है पावर, H का मतलब हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का एक pH स्केल होता है, इसके अंदर इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं, इसमें 0 to 14 नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर होता है और ये जो 7 होता है, 7 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये एसिडिक नेचर का होता है और 7 से राइट हैंड साइड पर हम जाएंगे तो ये बेसिक नेचर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और 7 पर ये न्यूट्रल होता है। तो हाइड्रोजन आयन में कितने हैं, ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये हम इस pH से बता सकते हैं। ठीक है, तो 7 के से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है, जबकि 7 से 14 की तरफ जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसको अब और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने एक डायग्राम बना रखा है, इसमें अगर हम 7 से ऊपर जो ब्लू कलर का है ये हाइड्रोजन आयन को बता रहा है और नीचे वाइट में है हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोजन आयन है ना। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन को बताता है आपके। ठीक है, तो जब 7 से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो एसिडिक नेचर तो इंक्रीज़ होता है और एसिडिक नेचर यानी H+ आयन इंक्रीज़ होते हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन डिक्रीज़ होते हैं। ये देखो, है ना, ये हाइड्रोक्सिल आयन डिक्रीज़ होते हैं यहाँ पर। अब जब 7 से हम राइट हैंड साइड चलेंगे, है ना, समझ में आ रहा है आपको, तो ये 7 के राइट हैंड साइड चलेंगे तो यहाँ बेसिक नेचर इंक्रीज यानी OH आयन बढ़ेंगे और H+ आयन कम होंगे। ये OH आयन तो देखो आप बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन आयन इसमें, ये हाइड्रोजन आयन इसमें कम हो रहे हैं। ये ब्लू वाला हाइड्रोजन आयन को बता रहा है और वाइट वाला आपका हाइड्रोक्सिल आयन को बता रहा है। ठीक है, इस तरह से इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन बेसिक है तो बेसिक में कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है या वीक बेसिक है, और एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो ये pH स्केल का यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ठीक है, अब देखते हैं हम यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का एवरीडे लाइफ के अंदर क्या यूज़ या इम्पोर्टेंस होता है, इस बारे में हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको। अब इसी तरह का जो pH इंडिकेटर है आजकल डिजिटल भी आता है। ठीक है, डिजिटल pH इंडिकेटर है ये डिजिटल, इसमें नंबर लिखे आ जाते हैं और सॉल्यूशन में आपने डिप किया वैसे इसमें नंबर लिखा आ जाता है और इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है ये एसिडिक है या बेसिक है। ये 0 to 14 इसके अंदर रीडिंग आएगी, इसके अंदर इस तरह से डिजिटल रीडिंग इसमें शो होती है। क्लियर है, अब हम देखते हैं यूजेस। तो आर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी होती है उसकी pH होती है 7 से 7.8 के बीच में रहती है। इससे कम या ज़्यादा होने पर हमें बीमारी फील होने लग जाती है, वीकनेस या कुछ ना कुछ डिसीज़ हमें फील होगी। तो हमारी बॉडी का जो pH है 7 से 7.8 के बीच में होता है। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। जब किसी रेन की pH 5.6 से लेस हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ये एसिड रेन हमारे लिए भी नुकसानदायक होती है और जो हम खेती बाड़ी होती है उन पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है एसिड रेन। फिर आर स्टोमक प्रोड्यूस HCl। हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, HCl एसिड होता है। ठीक है, ये HCl एसिड होता है। इसकी जो pH होती है वो pH होती है 1 से 1.1 से 2 के बीच में। ठीक है, इसकी जो pH होती है 1 से 2 के बीच में होती है और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जब हमारी माउथ की pH 5.5 से लेस हो जाती है तो हमारे टूथ डिके होने लग जाती है, यानी दांत झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। ठीक है, कब, जब pH 5.5 से
लेस देन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उनको भी एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सकें। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें एक स्पेसिफिक पीएच। और नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं ये। तो ये एक हनी बी है जिसे मधुमक्खी कहते हैं। तो ये मधुमक्खी के अंदर क्या होता है, इसका जब ये हमें काट लेती है तो हमें हाथ पे जलन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपना स्टिंग हमारी बॉडी में छोड़ देती है और उस स्टिंग से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर मैथेनोइक एसिड, ये जो मैथेनोइक एसिड है ये हमारी बॉडी में रिलीज़ होने लगता है जिससे हमें जलन फील होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने अभी देखे यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो एसिड बेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं साल्ट्स के बारे में। साल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो साल्ट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था, एसिड और बेस के जब रिएक्शन होती है तो उससे हमें साल्ट और H2O बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें साल्ट मिलता है। क्लियर है। कुछ साल्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर, NaCl, CaCl। जो NaCl होता है ये हमारा नमक होता है जिसे हम किचन में भी यूज़ करते हैं, है ना। इसे कॉमन साल्ट भी हम कहते हैं। जो खाने के अंदर यूज़ करते हैं वो NaCl नमक है। ठीक है, चलिए अब ये हम इसके बाद देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम साल्ट्स। कुछ केमिकल हैं जो साल्ट से बनाए जाते हैं। कुछ केमिकल साल्ट से बनाए जाते हैं। कौन कौन से बनाए जाते हैं? तो ये 5 यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 5 साल्ट्स हमें बनते हैं। इनके बारे में भी हम इसमें डिटेल में नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। और ये आपके लिए इनके फार्मूले भी आपके MCQ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं MCQ के फॉर्म में। तो ये आप इनके फार्मूले भी अच्छे से याद करना। ठीक है, चलिए तो इसमें से केमिकल्स देख रहे हैं हम। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे ये देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। जो हमारा NaCl होता है, ठीक है, जब NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में रख दिया जाता है और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये डिकम्पोज हो जाता है और NaOH बना देता है। ठीक है, तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है 2NaCl प्लस 2H2O इक्वल टू क्या बनाया इसने NaCl और H2O ने 2NaOH और प्लस क्लोरीन प्लस H2O। ठीक है, तो ये NaOH हमारा साल्ट हो गया और यहाँ क्लोरीन बना। ये जो क्लोरीन गैस होगी ये कैथोड पर एनोड पर जमा हो जाएगी और ये हाइड्रोजन गैस होगी ये हमें कैथोड पर मिलेगी। ठीक है, कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगी और ये NaOH हमारा कॉमन साल्ट हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस कास्टिक सोडे का यूज़ क्या है वो यूज़ भी देख लेते हैं अब हम। इसके साथ साथ में यूजेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। तो इट यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इसका यूज़ किया जाता है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। इसका यूज़ पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में भी सफाई वगैरह करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरर। इसका जो यूज़ है PVC मैन्युफैक्चरर में भी किया जाता है। जो PVC के पाइप होते हैं, इनके पाइप्स वगैरह जो बनते हैं उनकी साफ़ सफाई में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। इसका यूज़ पेस्टिसाइड्स के रूप में भी करते हैं। पेस्टिसाइड छोटे जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको मारने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग लाइम कहते हैं, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं
तो हमें ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसे हम CaOCl2 कहते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो जब सिलेक्ट लाइम की क्लोरीन से रिएक्शन हुई, ये सिलेक्ट लाइम है, ये क्लोरीन है, इनकी रिएक्शन करी तो हमें क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर मिला। इसके यूजेस भी देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्री, इसका यूज़ किया जाता है कॉटन और लिनन इंडस्ट्री, जो कपड़े बनते हैं कॉटन और लिनन के, उसमें ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, जो पेपर फैक्ट्री होती हैं, जो वुड से बनाए जाते हैं, वुड की लकड़ियाँ, उन पे पल्प की ब्लीचिंग करने के काम में भी यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में काम आता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का एक और यूज़ है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा जो पीने वाला पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करता है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी हम पानी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, जो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम जनरली बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं। तो जब NaCl नमक प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4, ये होता है अमोनिया, जब इनकी रिएक्शन की जाती है तो हमें क्या मिलता है, NH4Cl और NaHCO3, ये जो हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये माइल्ड है मतलब ये सॉफ्ट होता है, और नॉन कोरोसिव है मतलब इसका कोरूजन नहीं होता है, तो ये लॉन्ग टर्म तक चल पाता है। ठीक है, व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसे हीट दी जाती है खाना बनाते समय, ठीक है, जब खाना बनाते हैं तो इसे हीट दी जाती है तो क्या होता है देखते हैं। जब 2NaHCO3 बेकिंग सोडे को हमने हीट दी तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में बदल जाता है ना। सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पर किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है इसे हम देखेंगे अभी। तो बेकिंग सोडे के यूजेस देख लेते हैं हम। एन इंग्रेडिएंट एंटासिड, जो एंटासिड होता है उसमें इंग्रेडिएंट के रूप में बेकिंग सोडे का यूज़ होता है। एंटासिड क्या होता है, जब हमें कभी एसिडिटी होती है तो एसिडिटी की दवा जैसे हम इनो वगैरह लेते हैं तो इनो के अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है ना। तो ये हमारी एसिडिटी को दूर कर देता है और CO2 यहाँ इसमें काम आती है, निकल जाती है। ठीक है, और इसका यूज़ जो बेकिंग सोडे का नेक्स्ट यूज़ फायर एक्सटिंग्यूशर में भी किया जाता है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्यूशर जो होता है उसके अंदर CO2 गैस भरी जाती है, ये आग को जल्दी से बुझाने में काम आती है। तो ये जो CO2 गैस निकल रही थी ये इंपॉर्टेंट थी कि देखो इसका यूज़ हम आग लगने पर आग बुझाने के जो यंत्र होता है उसमें जो गैस भरी होती है उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड मिलाकर जो बनता है उसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज़ क्या है, इसका यूज़ जो किया जाता है ब्रेड्स एंड केक्स में किया जाता है टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इन्हें ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इससे ब्रेड क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है। क्लियर है बेकिंग। तो ये इस तरह से CO2 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ का रोल प्ले करती है। ठीक है, स्पॉन्जी बनाने में CO2 का रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, 10 का मतलब डेका और हाइड्रेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट वॉशिंग सोडे का नाम हो गया। ठीक है, तो ये कैसे बनता है देखते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ में मिला देते हैं, ठीक है, तो ये इसके क्रिस्टल से बन जाते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करके क्या बन जाता है, ये हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो इससे हमें क्या बनता है, वॉशिंग सोडा। इट इज़ बेसिक साल्ट, ये एक तरह का बेसिक साल्ट है। ठीक है, तो
Na2CO3 ये इसकी रिएक्शन है, इस तरह से बना है। सोडियम कार्बोनेट इसके में सॉल्युबल कर दिया हमने H2O वाटर को, तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इस तरह से ये वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा समझ में आया आपको, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है ना। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का यूज़। वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है वॉशिंग है तो धोने के काम में ही आता होगा, फिर भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके यूजेस। इसका यूज़ होता है इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास को साफ वगैरह करने में, इसका सोप बनाने में, और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरेक्स। जो ये बोरेक्स होता है एक तरह का सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर करने में भी वॉशिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बोरेक्स एक सब्सटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट इन हाउस। हाउस में क्लीनिंग करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए वॉशिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। और वॉशिंग सोडे का एक और यूज़ है, वॉशिंग सोडे का यूज़ किया जाता है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फार्मूला है CaSO4 half H2O। CaSO4 half H2O। CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, हाफ का मतलब हेमी और ये हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हेमी हाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन हीटिंग जिप्सम, जो जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ठीक है, तो जब जिप्सम को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। पहले आप ये जिप्सम जो होता है इसको समझा देता हूँ। जो जिप्सम होता है इसका यूज़ सीमेंट में किया जाता है हार्डनेस के लिए। ठीक है, तो ये जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर जो उसको हार्ड कर देता है। अब हम POP की बात कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट देते हैं तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम POP। तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देता है और क्या बन जाता है, POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, तो जिप्सम को हमने क्या किया, हीट दी, हीट देने से वाटर मॉलिक्यूल उसमें डिक्रीज हो जाते हैं और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 2H2O की जगह हाफ H2O हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। समझ में आया आपको, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इसके बाद देखते हैं इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इट इज़ ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इन जिप्सम। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें जब वापस से पानी मिला दिया जाता है तो ये वापस से जिप्सम बन जाता है। क्लियर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या कर दें, 1.5 H2O मिला देते हैं तो ये वापस से जिप्सम फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये हाफ H2O और 1.5 H2O मिलके 2H2O बन जाते हैं और CaSO4 2H2O जो कि जिप्सम का फॉर्मूला है, तो ये जिप्सम बन जाता है। क्लियर है, ये जिप्सम बन गया है ना। अब हम देख लेते हैं ये जो POP है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके यूज़ देखते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, डॉक्टर जो फ्रैक्चर बोन हो जाती है उनको सपोर्ट देने के लिए POP का यूज़ करता है। ठीक है, तो डॉक्टर आपने देखा होगा प्लास्टर हाथ पे जो बनता है वो POP का बनता है। नेक्स्ट यूज़ है इसका फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशंस मटेरियल, जो कई सारे खिलौने बनते हैं POP के, उन पे फिर कलर कर दिया जाता है, डेकोरेशन में लगाने के काम आते हैं, वो सब POP के बनते हैं, है ना, कई सारे टॉयज़। और नेक्स्ट यूजेज है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी वॉल को की सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम उस पर क्या करते हैं, POP का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था और मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको बेल आइकन दबाने से आपको हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।